हाँ, आज हम लोग जो चैप्टर 5 है, जो तुम्हारा अवकलन और संतता जो चैप्टर है तुम्हारा मैथ का, जो क्लास 12 का, उसका हम लोग आज देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संतता के बारे में, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, किसी फलन की संतता क्या होती है। आज हम लोग उसके अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा अवकलन तुमने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा अवकलन के बारे में कुछ, तो उसकी कुछ जानकारी आज फिर से रिपीट कर देते हैं। और उसके बाद फिर अवकलनीयता भी देखेंगे इस चैप्टर में, इस अध्याय में तुम्हारा दिया हुआ अवकलनीयता। उसके बाद कुछ अवकलनीयता से जुड़े हुए कुछ प्रमेय भी हैं और कुछ जैसे श्रृंखला नियम, तो उन सबों के बारे में भी तुमने कुछ देखा होगा 11 में लास्ट तक बनाया होगा, तो इन सबों की चर्चा इस लेक्चर में की जाएगी। तो अवकलन क्या होता है? कोई फंक्शन जैसे है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फलन है, तो अवकलन होता है कि अगर यदि तुमको x में x परिवर्तित होकर x प्लस डेल x हो जाता है, तो y परिवर्तित होकर y प्लस डेल y हो जाता है, डेल y हो जाता है। तो दूसरे शब्द में कहें तो हम y में चेंज हो गए, ये y प्लस डेल y इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो इसका जो तुमको है कि ये तुमको डेल y का वैल्यू क्या हो गया, तो डेल y जो तुम्हारा हो गया, डेल y इक्वल्स टू वाई प्लस डेल y माइनस वाई, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो डेल y बाय डेल x क्या होता है, डेल y बराबर क्या हो गया तुमको, y प्लस डेल y का मतलब इसको एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तुमको, उसका जहाँ तक कि डिफ्रेंशिएशन या अवकलज का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु पर अगर तुमको x में चेंज हुआ अगर, तो dy बाई डी एक्स का क्या होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है, जिसको अवकलन भी कहते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, x में चेंज बहुत छोटा हो और y में हुए चेंज परिवर्तन बटे x में हुए परिवर्तन को हम लोग इसका अवकलज कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, या y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको कहेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन। ये अवकलन का परिभाषा हो गया तुम्हारा, y का x के सापेक्ष अवकलन, dy बाई डी एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल y बाय डेल एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर जैसे कि y के जगह अगर इस फार्मूला को, मतलब क्या हुआ कि y में हुए परिवर्तन बटे x में हुए परिवर्तन जब डेल एक्स टेंस टू 0 हो, तो ये क्या कहलाता बन जाता है, y का x के सापेक्ष अवकलज बन जाता है ये। और यह प्रक्रिया y का x के सापेक्ष, ये प्रक्रिया अवकलन कहलाती है, और ये जो आंसर आएगा वो इसका अवकलज कहलाएगा। अगर y के बदला तुम इसको fx लिखना चाहोगे तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप dx लिखिए, और x में हुआ चेंज छोटा होना तो डेल एक्स टेंस टू 0 ही रहेगा। और डेल y का तुमने अभी वैल्यू यहाँ निकाला है, तो इस वैल्यू को पुट करो वहाँ पर। डेल y का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स में स्मॉल चेंज, जिसको h भी लिखा हुआ मिलता है बहुत से जगह पर। तो मैंने कहा कि इसको जो है तुमको क्या मिलता है, बहुत सी जगह पे इसको क्या मिलता है, इसका नाम, इसको एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच मिलता है, और एच टेंस टू 0 ऐसा भी मिलेगा। मतलब डेल एक्स की जगह पर, बहुत सी जगह पर डेल एक्स को किससे रिप्रेजेंट किया, चेंज किया होता है, बहुत से बुक में भी देखोगे तो एच टेंस टू 0। तो एक ही चीज़ है, डेल एक्स को एच से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो इसका जो सिंबल हो गया इसको एफ डैश एक्स भी कहता है इसको शॉर्टकट में। तो ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स ही है ये, एक्स एफ एक्स का अवकलन, यही है ये एफ एक्स का अवकलन, एफ डैश एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये
एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। और इसमें क्या बोले एक चीज़ कि डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। डेल एक्स को एक्स के एच भी लिखा जा सकता है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यही हो गया और एफ डैश एक्स का ये वैल्यू निकल गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया। तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का। अब जहाँ तक कि किसी बिंदु पर डिफ्रेंशिएट का बात है तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स टेंस टू 0 है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है इसी बात को डिफरेंट करते हैं, दूसरे रूप में भी लिखते हैं, जैसे कि डेल एक्स टेंस टू 0 है तो इसी के जगह पर जैसे कि एक्स सी पर डिफ्रेंशिएट करना है तो किसी का डिफ्रेंशिएशन एट पॉइंट जैसे करना है। जैसे इस पर एक पहले तो इस जो फार्मूला था इसका जैसे एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। जैसे कि तुमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा कि साइन का क्या होता है, तुमको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो अभी तक जो फार्मूला हम लोग लाए उसके आधार पर हम लोग बना लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला है, इसको याद करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। एक्स में ये तुमको अवकलज हो गया, ये अवकलन हो गया। और अवकलनीयता के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वो देखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब तुमको अलग अलग जहाँ पे संभावनाएं होगी तो उसकी चर्चा अलग से करेंगे। अभी फिलहाल हम डिफ्रेंशिएट जैसे पहले लिमिट पढ़ लेते हैं तो फिर लिमिट का अस्तित्व का बात करते हैं, उसी तरह से पहले हम लोग अवकलन सीख लेते हैं जो कि क्लास 11 में सीखा भी है। ऐसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कुछ हद तक, थोड़ा सा इसको विस्तार करके। तो जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, एक ही उदाहरण देंगे उसका कुछ फार्मूलाज मैं लिख दूंगा। एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो तुमको जैसे कि क्लास 11 में बनाया भी होगा या भूल गया होगा, देखो उससे तुमको कुछ याद हो जाएगा और बाकी को हम फार्मूला के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला है इस पर पुट करते हैं तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो एफ डे मतलब डी एफ एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला क्या होगा, या एफ डैश एक्स भी इसको सिंबल कहते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, फार्मूला बैठाइए इसका एफ का साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाय डेल एक्स। तो ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी पर बैठेगा ये। तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या आता है, 2 cos सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 और बाय में क्या हो जाएगा तुमको ये डेल एक्स। दैट्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 बाय साइन डेल एक्स बाई 2 बाय डेल एक्स बाई 2 इंटू 2 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 कट गया ये 1 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, ये कॉस एक्स। तो ये इसका डिफ्रेंशिएट होगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो 11 में जो फार्मूलाज पढ़े होंगे उसको लिस्ट के रूप में तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। ऐसे में कुछ बता देता हूँ, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे कि एफ एक्स का मान भी सी होगा, एफ डैश एफ एक्स प्लस डेल एक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ एक्स ही नहीं तो सी ही रहेगा। तो सी माइनस सी 0 हो गया, 0 बाय डेल एक्स, तो 0 बाय डेल एक्स 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया कैसे ये निकलेगा, ये फार्मूला का लिस्ट है। तो फार्मूला तुम्हारा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसको बैठाओगे तो तुमको n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसका डेरिवेशन में दिक्कत है, क्लास 11 का बुक निकाल के इसका डेरिवेशन देख सकते हो। उसमें ये सूत्र पर लिमिट x टेंस टू a एक्स पावर n माइनस a पावर n बाय एक्स माइनस a पर बनता है। तो इसका डेरिवेशन तो खैर अभी क्लास 12 में पूछने की जरूरत भी नहीं है और क्लास 11 में इसका डेरिवेशन दिया हुआ। जैसे कि अब तो अभी दूसरा है तुमको साइन एक्स का, अभी तुमने देखा क्या हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आवे तो साइन एक्स का ये हो जाता है कॉस एक्स होता है, और तुमको कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, फिर टेन एक्स का क्या हो जाता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन
सेक स्क्वायर एक्स होता है, तुमको साइन एक्स का तुमको हो गया, 10 के बाद कॉट एक्स का लिखो, कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का लिख लो, दैट्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, और कॉसेक एक्स का लिख देते हैं एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया तुम्हारा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो तुम्हारा है, अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो कुछ जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब फलन के अगले अध्याय में तुम्हारा, अगले अध्याय जो तुम्हारा 5.2 का भी लेक्चर दिया जा रहा है तुम्हें, 5.2 के लिए 3 के लिए जब लेक्चर देंगे तो उसमें बताएंगे तुमको इनवर्स फंक्शन का बताएंगे। 5.4 में तुमको लॉगरिथम जो लघुगणक फंक्शन है उसके डिफ्रेंसिएशन के बारे में जानकारी होगी। तो इस तरह से तुम आगे के चैप्टर में ये लिस्ट तुम्हारा जो पहले का जो तैयार था क्लास 11 का, वही लिस्ट को दोहरा दिया गया। इतना लिस्ट तुमने पढ़ा था उसी को इसको डेरिवेशन भी किया होगा, और अगर भूल गया होगा तो क्लास 11 का वीडियो देखोगे उसमें तुमको इसका मिल जाएगा, डेरिवेशन भी सबका मिल जाएगा। क्लास 11 का डिफरेंशिएशन का वीडियो जो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर देखोगे तो तुमको इसका मिल जाएगा वीडियो। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ जानकारी जो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स थे, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला के रूप में इसको याद करोगे, जिसकी जरूरत अभी भी पड़ेगी तुम्हें। ये सूत्र हो गया, मतलब ये सूत्र के रूप में क्या करना है, इसको याद कर लेना है, जितना याद भी होगा, नहीं याद है जिसको याद कर लेगा। अब कुछ नियम है अवकलन के, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये तुमको कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एक्स टू द पावर n का क्या हो गया, n x टू द पावर n माइनस 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा। अब है इसके बाद अभी बता रहे थे अवकलन के नियम के बारे में बात करते हैं। अवकलन का नियम, तो ये सारी बातें जो तुमने है जो क्लास 11 से भी रिलेटेड हैं, लेकिन सारी आवश्यक बातें हैं, उसको रिपीट किया जा रहा है। पहला है कि तुमको कोई 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट लिख सकते हैं इसको। दूसरा नंबर है डी बाई डी एक्स, प्लस और माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, एक रूल है। दूसरा है कि कोई कांस्टेंट अगर c इसमें गुना है तो c को आप बाहर कर लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तीसरा नियम है d बाई डी एक्स यू इंटू वी बराबर क्या आ जाएगा, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। चौथा में क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स यू बाई भी, यू बाई भी क्या आ जाएगा, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर। तो ये तुमको 4 फार्मूला है, तुमको मल्टी गुना का, भाग का, इन सब पर सूत्र पर बैठाया भी होगा क्वेश्चन। तभी तो हम फिलहाल इस पर बैठा नहीं रहे हैं क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल के रूप में इसका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो में तुमको हम लोग को आगे अभी बहुत चीज़ इसमें पढ़ाई करनी है क्लास 12 में। तो इसका जो है सूत्र मैंने बता दिया, इसको सूत्र पर क्वेश्चन वगैरह बैठा करके देखा होगा, क्लास 11 में भी बताया गया था इस पर। नहीं तो 11 का वीडियो देखो जिसको इसमें दिक्कत है इस सब में, तो क्लास 11 का डिफरेंशिएशन का वीडियो देख सकते हो, ऐप पर तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग इतना के बाद ये जो तुम्हारा हो गया डिफरेंशिएशन के संदर्भ में तो कुछ जानकारी हो गई, तो किसी भी बिंदु पर किसी फलन की अवकलनीयता, अवकलन जो होगा तो वो तुम्हारा क्या हो गया, फिर से अब अवकलनीयता पर आते हैं। देखो लिमिट जैसे तुम्हारा किसी भी चीज़ का निकालते हैं, अवकलनीयता एक पॉइंट पर अब आते हैं। अब डिफरेंशिएशन तो सिंपली तुमने करने सीखा, अवकलनीयता ये डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी,
और जो कि क्लास 11 में नहीं बनाया डिफ्रेंशिएशन, तो उसको सलाह दी जा रही है कि क्लास 11 का जो कि वीडियो है वो राइसोल ऐप पर उसको देखो, और क्लास 11 में जो कि बताया गया है उसके वीडियो में कुछ डिफ्रेंशिएशन उस पर उसका भी कोशिश उसका भी प्रयास कर लो, उससे तुमको इसमें मदद मिलेगी। और तुमको जैसे कि है, अब यहाँ पर आता है अवकलनीयता की बात करते हैं। तो कोई फलन तुमको अवकलनीय, जैसे कि किसी फलन का x बराबर c पर fx का अवकलन f डैश c बराबर क्या होता है, तो यह होता है लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc बाय x माइनस c। इस रूप में भी लिख सकते हैं आप, या तो तुमको जैसे कि x की जगह x बराबर c प्लस डेल एक्स लिख दो अगर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बराबर c प्लस डेल एक्स, और ये नीचे डेल एक्स हो जाएगा। c प्लस एच भी लिख सकते हो, जैसे इसको जैसे अभी लिख रहे थे जैसे h के रूप में, x बराबर अगर मान लेते हैं इसमें कुछ जी c प्लस एच या c प्लस डेल एच ऐसा मानोगे, तो तुमको जो कि अभी देखा था तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर x टेंस टू c है तो h टेंस टू 0, जो अभी अलग फॉर्म में देख रहे थे हम लोग, ये अलग फॉर्म में लिखे इसको, तो ये f डैश c को लिखेंगे हम लोग। लिमिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, x टेंस टू c है, c रख दें तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा c प्लस एच माइनस एफ सी बाय c प्लस एच माइनस सी, दैट इज क्या बच गया h, जिसको डेल एक्स लिखते थे अभी, तो वही फॉर्म है, ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ, एक ही चीज़ है दोनों, अभी इसी फॉर्म में लिखे थे, खाली यहाँ भी इसमें भी थोड़ा सा अंतर था, मैंने कहा था कि डेल एक्स के रूप में लिख रहे थे, डेल एक्स को एच भी लिख सकते थे, इसी फॉर्म में था, यही चीज़ फॉर्म में लिख रहे थे, ये मैंने लिखा अभी। तो अब नया चर्चा इसमें क्या है, इसमें नई बात क्या है, तो पहले ही बताए एक ढंग से, तो इसमें नया बात ये है कि जब डिफ्रेंशिएट आप करें तो आपको लिमिट निकालना पड़ रहा है, और सीमा का अस्तित्व हमेशा नहीं होता, हर सीमा का जब आप निकालते हैं मान तो वो वैल्यू नहीं निकलेगा। अब अगर सीमा को निकालने को इक्वल करेंगे, एक बाईं सीमा और एक दाईं सीमा निकलती है, जो कि जबकि x का वैल्यू c से थोड़ा सा छोटा हो और एक बार c से वैल्यू बड़ा हो, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आता है तभी वह क्या कहलाता है, उसका सीमा का अस्तित्व होता है। और अगर ये दोनों वैल्यू निकले और दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाए तो सीमा का अस्तित्व ही नहीं होगा, जिसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा। तो क्या बात हुई, फिर से इस बात को अगर कहना चाहें तो इसको जैसे कि इसी फार्मूला पर फिर से ध्यान दें, अगर ये बात इसको नोट कर लिया होगा, मैंने कहा कि अगर x इक्वल टू सी पर जो अवकलनीयता f डैश सी है, इसको क्या डिफाइन किया गया है, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। ये जो तुम्हारा है वैल्यू, ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको x टेंस टू c है तो x माइनस सी, एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। अब इसके बारे में मैंने कहा कि किसी भी सीमा का मान तभी निकलता है जब x इसका सीमा का मान बाईं सीमा c से थोड़ा सा छोटा हो और c से जब दोनों बड़ा हो थोड़ा सा, तभी तुमको क्या होगा, और दोनों का मान जब बराबर आता है तभी सीमा क्या होगा, उसका अस्तित्व होगा। तो दूसरे शब्द में ये कहें कि ये इसका डिफ्रेंशिएट भी ये तभी होगा जब दोनों सीमाएं बराबर होगी, अगर दोनों सीमाएं में अंतर हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएट भी नहीं होगा। तो कोई फलन अवकलनीय कब होगा, जब उसकी बाईं जो डेरिवेटिव है एफ एक्स एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा जबकि सीमा का अस्तित्व होगा। कब, जब लिमिट x टेंस टू c माइनस, जब c से थोड़ा सा छोटा हो वैल्यू एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी बराबर होगा। ये दोनों जब क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, इसको कहते हैं हम लोग बायां, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, बायां अवकलज। ये हो गया बायां अवकलज, अवकलज LHD, और ये हो गया दायां अवकलज RH D, दायां अवकलज RH D। ये तुम्हारा हो गया दायां अवकलज और ये हो गया बायां अवकलज।
तो ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो अवकलनीय होने के लिए क्या हो गया, और इसी को जैसे कि एक बार जैसे कि बाईं सीमा है, तो अगर h टेंस टू 0 लिखे तो ये c माइनस एच हो जाएगा। तो अगर तुमको इसमें देखना चाहोगे कि अगर x बराबर c प्लस एच रख दें, एक बार c माइनस, तो इसको बाईं डेरिवेटिव को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच। इस फॉर्मूले में दोनों एक ही चीज़ है। ये तुमको एक, जबकि एक्स और सी प्लस एच, सी माइनस एच से एक दायां सीमा बायां सीमा में अलग कर दिया। ये एल एच डी कहलाता है और ये आर एच डी कहलाता है। ये तुमको बराबर हो जाएगा। तो ये तुमको सीमा का अस्तित्व होगा, मतलब कि दाईं, जबकि तुमको जब अवकलनीय होगा कोई फलन किसी भी बिंदु पर, जब वहाँ पर जो कि किसका वैल्यू होगा, बायां डेरिवेटिव और दायां डेरिवेटिव का मान इक्वल होगा। अब इस बात को जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। जैसे कि चेक करना है हमको, जांच करके बताएं कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स जो एक फलन है, ये एक्स बराबर 0 पर अवकलन योग्य है या नहीं है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की अवकलनीयता की जांच x बराबर 0 पर करें। x बराबर 0 पर करें, x बराबर 0 पर क्या कर दें, इसकी अवकलनीयता की जांच करें। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, मॉड एक्स। ये तुम्हारा हो गया। तो इसका अवकलनीयता की जांच करना है 0 पर, x इक्वल टू 0। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो बाईं है, तो इसमें क्या था, लिमिट x टेंस टू, या तो अभी जैसे डेरिवेटिव है लिमिट x टेंस टू c माइनस, x टेंस टू क्या था, c माइनस, मतलब 0 माइनस ऐसा कह सकते हैं। तो एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स का मतलब हो गया मॉड एक्स माइनस मॉड 0 बाय एक्स। तो मॉड 0 तो 0 ही हो गया। तो लिमिट x टेंस टू, h वाला अपने निकाले, वो पहला वाला अपन लिख लिए, एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये मॉड 0 तो 0 होता है, तो ये तो 0 होगा, तो मॉड x बाय x बच गया। तो जबकि x का वैल्यू माइनस 0 से थोड़ा छोटा होता है, तो मॉड x को हम लोग माइनस x लिखते हैं, और 0 से बड़ा होने पर क्या लिखते हैं, उसको प्लस x लिखते हैं। तो x टेंस टू क्या हो गया, 0 माइनस, तो ये तुमको 0 से छोटा है तो इसको माइनस x लिख देंगे। तो माइनस x बाय x, ये कट के कितना हो गया, -1 हो गया। तो इसका अवकलज आ गया -1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव पे काम करते हैं, आर एच डी। इसमें क्या आ जाएगा देखते हैं, लिमिट और x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बाय एक्स। चलिए, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान मॉड x माइनस मॉड 0 बाय एक्स। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, मॉड x का वैल्यू कितना हो गया, x बाय एक्स, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मॉड x अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इस पर अवकलन नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि एक तरफ जो है बाईं सीमा -1 आया, बायां डेरिवेटिव एल एच डी, और दाहिना जो डेरिवेटिव है अवकलज, दायां अवकलज +1 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर ये अवकलनीय नहीं है। तो जो है मॉडुलस फंक्शन तुमको 0 पर अवकलन, लेकिन 0 के अलावा अगर देखेंगे, जैसे 5 पर अवकलन करें, तो 5 पर जब आप कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x तो दोनों 5 से थोड़ा सा छोटा और 5 से थोड़ा सा बड़ा, दोनों में x होगा ही। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये तुमको इसका मान आ जाएगा तुमको।
इस स्थिति में तुमको क्या होगा, ये अवकलज हो जाएगा इसका, चूंकि 5 से थोड़ा सा छोटा में भी तुमको क्या आ जाएगा, ये प्लस एक्स ही होगा, चूंकि वह तो 0 से बड़ा ही रहेगा। 5 से थोड़ा सा बड़ा में भी क्या रहेगा, वो थोड़ा सा बड़ा सेम ही रहेगा। तो दोनों स्थिति में क्या रह जाएगा, उसका मान अवकलनीय हो जाएगा। और इसलिए मॉडुलस एक्स जो है 0 पर तो अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन 0 से बड़ा जैसे नंबर हो या उस धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, धनात्मक भी अवकलनीय होगा, क्योंकि दोनों में माइनस आ जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ 0 पर क्या नहीं होगा, मॉडुलस एक्स अवकलनीय नहीं होता है। इसी तरह से कोई जो तुमको फंक्शन है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वह भी किसी पूर्णांक संख्या पर अवकलज नहीं उसका निकलता है। किसी पूर्णांक संख्या c पर उसका अवकलज नहीं निकलेगा, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे देखिए, f(x) बराबर ग्रेटर x की पूर्णांक संख्या c पर अवकलनीयता की जांच करें। अवकलनीयता की जांच करें, इसका अवकलनीयता का क्या करना है, इसमें जांच हमको करना है। तो अवकलनीयता का जांच करें, तो ये तुम्हारा हो गया c पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो c पर, c कोई एक पूर्णांक संख्या है, x टेंस टू c, f(x) माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया ना, c माइनस कर दीजिए, f(x) माइनस fc बाय x माइनस c। चलो इसी को आगे बढ़ा दो, लिमिट x टेंस टू c, तो यहाँ तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c, fc का वैल्यू बाय x माइनस c, ऐसा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना होगा, c से थोड़ा सा छोटा है, तो c से थोड़ा सा छोटा है तो c माइनस 1 हो जाएगा। जैसे 0 से 1 से थोड़ा छोटा है, 0 पॉइंट कुछ हो जाता है, तो उसी ढंग से ये c से थोड़ा छोटा, तो उससे एक घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, x टेंस टू c माइनस, c से थोड़ा सा छोटा है ये वैल्यू, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा वो हो जाएगा c माइनस 1, और ये माइनस कितना हो गया, ये तो c हो जाएगा बाय x माइनस c। और अब जो है तुमको x माइनस c लिखे, तो यहाँ कट के -1 आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया तुमको लिमिट x टेंस टू c माइनस, और ये -1 बाय x माइनस सी। और यहाँ पर जब हम c दे देंगे, इसका वैल्यू c माइनस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -1 बाई 0 दैट इज -1 बाई 0 दैट्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो अब अवकलनीय नहीं होगा, ये बात तय हो गया। इन्फिनिटी भी दूसरा आंसर आ जाए तो इन्फिनिटी के बराबर नहीं माना जाता है मैथ में, तो इसका मतलब इतना तो तय हो गया कि अब ये अवकलनीय हो जाएगा। इसे RHD निकाल के देख लेते हैं क्या आता है, RHD का वैल्यू क्या आता है, ये अवकलनीय नहीं होगा, ये बात तो एकदम बिल्कुल तय हो गया। अब चलिए तो इसको देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे c प्लस, तो c प्लस जब करेंगे तो c प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर f(x) माइनस fc बाय फिर x माइनस सी, फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया c प्लस, ये ग्रेटर इंटीजर x माइनस ग्रेटर इंटीजर c बाय x माइनस सी। ये ग्रेटर इंटीजर x जो होगा यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर c ही रहेगा, मतलब c से थोड़ा सा बड़ा है ये, तो c से थोड़ा सा बड़ा है तो c के थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो c रह जाएगा इसका वैल्यू, और c से जैसे वैल्यू बड़ा होता है तो c रह गया, तो ये c माइनस सी बाय x माइनस सी, ये 0 हो गया ऊपर। लिमिट x टेंस टू c को क्या कहेंगे, ये 0 बाय x माइनस सी, तो ये कुछ, ये तो एग्जैक्ट 0 नहीं है और ये 0 है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट 0 हो गया। 0 बाय टेंस टू 0, ये 0 हो जाता है, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब x बराबर c पूर्णांक संख्या पर, x बराबर c ब्रैकेट में पूर्णांक संख्या पर f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो यही होगा तुम्हारा इसका अवकलनीयता का। अब इसके बाद है तुमको श्रृंखला नियम की बात। तो श्रृंखला नियम का तुमको जैसे है कि एक तुमको दिया हुआ है, एक तो पहले थ्योरम है कि जब कोई फलन अगर किसी बिंदु पर संतत रहता है तो उस बिंदु पर वह अवकलन योग्य होता है, अवकलनीय होता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, जब कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है तो वह उस बिंदु पर संतत अवश्य होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, इस प्रमेय को मैं प्रूव भी कर देता हूँ, एक प्रमेय के रूप में इसको लिख सकते हैं। कोई फलन
एफ एक्स जिस बिंदु पर किसी बिंदु पर अवकलनीय हो तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। वह उस बिंदु पर संतत होगा, वह उस बिंदु पर संतत भी होगा। संतत कब होगा, जब वह अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होगा। तो इसे इसको प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रूव करते हैं, इसको थ्योरम का प्रूव करते हैं हम लोग। तो जैसे कि है तुमको एफ डैश मानते सी बिंदु मानते हैं, माना बिंदु एक्स बराबर सी बिंदु सी पर मानते हैं। तो एफ डैश सी का वैल्यू तो हमने पढ़ा, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रूव करना है कि ये तुमको बराबर होगा। तो हम लोग एक इसको तो लिख लिया हमने, एफ एक्स माइनस एफ सी से आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी इंटू क्या हो गया, एक्स माइनस सी। तो ये होगा तुमको, अब लिमिट क्या हो जाएगा तुमको, लिमिट लगा दो x माइनस सी दोनों में, x टेंस टू सी। ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर क्या हो गया, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा कि इधर भी लिमिट लगाए तो ये क्या होगा तुम्हारा, एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी इंटू क्या होगा, एक्स माइनस सी। ये तो एफ डैश सी लिख देंगे, इसको एफ डैश सी लिख देंगे। तो यह तुम्हारा अब जो है तुमको लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और माइनस ये तो तुमको इसके बाहर हो गया, माइनस एफ सी इसको लिख दो, चूंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो उसे अंतर कुछ पड़ेगा नहीं। तो बराबर क्या हो गया, ये एफ डैश सी इंटू क्या हो गया तुमको, सी के जगह पे जीरो लिख दें, सी माइनस जीरो। इसको तो एफ डैश सी लिख दिया, इसको जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी हो गया, चूंकि जीरो हो गया इधर तो ये तुम्हारा एफ सी हो गया। तो इसका मतलब संतत के लिए यही शर्त था, संतत के लिए यही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संतत हो गया। लिमिट एक्स टेंस, अतः क्या प्रूव हो गया, अतः एफ एक्स बराबर सी पर संतत है, एक्स बराबर सी पर संतत है, प्रूव हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया, इसका फंक्शन हो गया कि एक्स बराबर सी पर ये संतत हो गया। तो ये तुम्हारा निकल गया कि संता की जांच की, जो फलन की क्या होगा, जिस बिंदु पर किसी बिंदु पर अवकलन योग्य है तो एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ पे हो गया इंटू जीरो हो गया, सी माइनस सी। तो ये जो तुम्हारा लिमिट संतता में पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, तो उस बिंदु पर वो क्या हो गया, संतत हो जाता है। तो इससे संतता की जाँच हो गई। अब एक जो तुम्हारा दिया हुआ है इस चैप्टर में, जो कि दिया हुआ है, जो कि चेन रूल के बारे में जो कहते हैं हम लोग, जिसमें कि फलन का अवकलज है, फलन का क्या है, अगर अवकलज है तो क्या होगा उसका वैल्यू, फलन का अवकलज निकालना है। तो जैसे तुम्हारा है तो डी बाई डी एक्स जैसे कि तुमको है, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहा गया, क्वेश्चन बनाने के लिए। इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, देखो बात क्या है कि जैसे कि हम लोग अगर सूत्र देखें तो हमारे पास डी साइन थीटा बाय डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ये हमको पता है। तो क्या ये सूत्र पे ये बैठ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सूत्र पर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर कोई थीटा कहता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर इसको जैसे चेन रूल के नाम से भी जानता है, फलन का डिफ्रेंशिएशन। तो ये तुमको
मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर, अगर थीटा देखें तो यहाँ पर अगर इस सूत्र को लागू होना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो गणित में बहुत ही साधारण लॉजिक के साथ हम ये लिख सकते हैं कि जितना से डिवाइड कर देते हैं जिस चीज़ से, उतना से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ऐसा करने से हमें लाभ क्या होगा कि हम ये जो फार्मूला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अगर थीटा पढ़ें तो यहाँ पर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा दिख रहा है, तो ये तुमको कॉस थीटा, इसको अब हम लिख सकते हैं, थीटा का मतलब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बाप। और ये जो चीज़ तुम्हारा हो गया ये अलग हो गया, इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब ये यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला किस फॉर्मूला पर चला जाएगा, एन वाला सूत्र पर, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ये हो गया। तो ये 2x हो गया, तो इसको आगे लिख दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। ये 2x को आगे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कॉस के साथ एंगल में ना दिखे, इसलिए अलग से लिखने के लिए इसको आगे ही लिख दीजिए। तो 2x cos x स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हें। अब जैसे इसी में हो सकता है कि 2 बार में नहीं एडजस्ट हुआ, 3 बार भी हो सकता है फंक्शन, जैसे कि तुम्हारा d बाई डी एक्स अब है जैसे कि साइन 10x स्क्वायर, अगर देखो 2 पार्ट में एक पार्ट और बढ़ा दें अगर हम लोग, तो साइन लिख दीजिए यहाँ पर d बाई डी एक्स, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं साइन 10x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या जाएगा d साइन 10x स्क्वायर बाई डी, इसमें देखो 10x साइन का फॉर्मूला लगे तो जितना है उतना से भाग करें तब ना थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। अब जैसे इतना से डिवाइड किया तो इतना से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखेंगे इसमें भी फार्मूला लागू हो, इसके लिए हमको जरूरी ये है कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये थीटा, तब टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर आपको लगाना होगा इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये 3 पार्ट में टूटता हुआ दिखाई। तो अब देखो दोनों में तीनों फार्मूला लगा क्या हो जाएगा, ये थीटा के जगह पर क्या है 10x स्क्वायर है, तो साइन का क्या हो गया कॉस 10x स्क्वायर, ऐसा हो गया तुम्हें, कॉस 10x स्क्वायर साइन का हो गया। और 10 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर का जैसा अभी तुमने देखा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, ये 2x को आगे लिख लो, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस और क्या होगा तुमको 10x स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये 3 पार्ट में लगा। और रूट एक्स अगर कहीं रहेगा तो क्या करता है एक्स टू दी पावर हाफ करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान रहे डी बाई डी एक्स रूट एक्स है तो इसमें क्या कर लेते हैं डी बाई डी एक्स टू दी पावर हाफ करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, तो 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ इजिकल टू 1/2 एक्स टू दी पावर हाफ इजिकल टू 1/2 रूट अंडर एक्स, ये तुम्हारा हो जाता है डिफरेंशिएट रूट एक्स का। रूट में रहेगा तो पहले एक्स टू दी पावर रूट को हटाने की कोशिश करेगा, उसके बाद कुछ फिर फार्मूला में हटेगा, पहले रूट से ही डिवाइड, रूट को छोड़ के बाकी सब चीज़ से डिवाइड कर लेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने में क्या होगा तुमको मदद मिलेगी, जो कि चेन रूल पर होगा। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर, इस लेक्चर के बाद तुम चैप्टर जो अध्याय जो तुम्हारा 5.2 जो तुम्हारा है एनसीईआरटी बुक का, वो सारा उदाहरण और एक्सरसाइज बना सकते हो। और जहाँ तक कि तुमको अगर दिक्कत हो कुछ कोई भी क्वेश्चन बनाने में, तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चैप्टर में उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और हमसे जो भी संपर्क करना चाहो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।